आज पढ़ेंगे कि पॉलिटी पढ़ेंगे। आज सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं इंडियन पॉलिटी में पहले चीज़ में हम जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू व्हिच स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। देखिए, एक राज्य को देखिए ये इधर दिया गया है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, संविधान के आधार पर एक स्टेट गवर्नमेंट को, एक सरकार कैसे चला सकता है स्टेट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एमेंड किया गया है। तो वे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड डिमार्केट्स द राइट एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम है उसको रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, उसको लागू करने के लिए कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसको हम अमेंडमेंट ऑफ एक्ट कहते हैं, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। वो सभी चीज़ें एक एक करके हम चैप्टर्स वाइज पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है। द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाई एम एन रॉय। एम एन रॉय का मतलब क्या है? मानवेंद्रनाथ रॉय। पहले जो बंगाली था मानवेंद्रनाथ रॉय, तो उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया को पहले रखा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बी आर अम्बेडकर की जो चेयरमैन कमेटी बिठाया गया था, तो उस कमेटी के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर एसोसिएशन इट्स सिटीजन्स ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड लाइबिलिटी का बात किया गया है। तो ठीक है, तो हम एक गणतांत्रिक, एक सेकुलर, एक समाजतांत्रिक कंट्री है, देश है। तो ये चीज़ तो गया। देखिए, अब पढ़ेंगे द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट है कुछ, तो वो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कंपनी रूल होता था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उस कंपनी को चलाएगा, इसके लिए 1773 में जो एक्ट लाया गया था वही था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तब जब ये एक्ट लागू किया गया था, तब गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वही गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया भी था। हु हैज़ द अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड कलकत्ता। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता को रूल करने के लिए ये गवर्नर ऑफ बंगाल को अपॉइंटमेंट किया जाता था, और वही गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया होता था। तो फर्स्ट सच एज गवर्नर जनरल वाज वारिंग हेस्टिंग। ये बहुत बार यूपीएससी में, एसएससी में बहुत बार आता है। इस चीज़ को अब ध्यान से नोट करके रखिएगा। अब देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो अभी जो पहले सुप्रीम कोर्ट को फॉर्म किया गया था, फेडरल सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, तो वो था कलकत्ता में। फर्स्ट कलकत्ता में 1773 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट्स प्रोहिबिट्स द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी टू एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। यानी कि कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है, कंपनी को कैसे चलाना चाहिए, कैसे बिजनेस करेगा, सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एस्टेब्लिश किया गया। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इट्स प्रोहिबिटेड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल विथ 6 मेंबर एंड 2 मेंबर फॉर ब्रिटिश कैबिनेट एंड रिमेनिंग फॉर प्रिवी काउंसिल। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के अंदर जो अफेयर्स चलता है, जो एलिगेशन चलता है, सब कुछ को कंट्रोल करने के लिए, गाइड करने के लिए एक पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था 1784 में। ठीक है, तो उसमें 2 ब्रिटिश कैबिनेट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 2 होता था, और कंपनी ने प्रिवी काउंसिल गठन किया था, उसमें से 4 मेंबर होता था। अब देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1793। चार्टर्ड एक्ट 1793 क्या है? ये बहुत बार आता है।
चार्टर्ड एक्ट 1793 कंपनी की जो मोनोपोली ट्रेड है, मोनोपोली ट्रेड यानी कि बहुमात्रा में जो बिजनेस करता था, वो 20 मोर ईयर्स बिजनेस कर सकता है। वो एक मॉ पे साइन करता था, और स्टाफ की जो सैलरी होगा, बोर्ड ऑफ मेंबर कौन होगा, वो सब कुछ इस चार्टर एक्ट 1793 से रेगुलेट होता था। और इस एक्ट की माध्यम से जो इंडियन रेवेन्यू इकट्ठा होता था, उसमें से ये सब सैलरी को डिवाइडेड किया गया कि सैलरी पे करना होगा इंडियन रेवेन्यू से। जो ब्रिटिश काउंसिल से आता था, वो इंडियन रेवेन्यू से सैलरी पे करने की बात हुआ। 1813 एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड प्रोवाइड 1 लाख ग्रांट फॉर एजुकेशन। चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार एजुकेशन के लिए, एजुकेशन यानी कि शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपीस ग्रांट किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड है उसमें से। ठीक है, अब चार्टर्ड एक्ट 1833 क्या है? देखिए, चार्टर्ड एक्ट 1833 क्या है? द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिगेन। चार्टर्ड एक्ट 1833 में जो एक्ट लाया गया, इसमें से सभी जो पूरी सिस्टम को सेंट्रलाइज करने का एक एक्ट लाया गया था। तब गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे वाज टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल जो बंगाल की जो गवर्नर जनरल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बहुत बार आता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। All power, administrative and financial, were handed over Governor General in Council, and legislative power were also given to Governor General in Council and Government of Residents। यानी कि जो पावर था, वो पावर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में दे दिया गया है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, वो था सबसे ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल का। और जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो आईनी व्यवस्था है, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड गवर्नमेंट ऑफ रेसिडेंसीज। रेसिडेंसीज का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ रेसिडेंसीज। जो स्टेट की जो गवर्नर होता था, जो स्टेट की जो गवर्नर काउंसिल होता था, उसमें से, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये दो मिलकर वो आईनी जो व्यवस्था है उसको लागू कर सकता था। और इसमें से बॉम्बे और मद्रास के लिए अलग से लेजिस्लेटिव पावर को गठन किया गया। ठीक है। ए फोर्थ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल वाज एडेड ए लॉ मेंबर। यानी कि जो फोर्थ मेंबर था गवर्नर जनरल काउंसिल का, जो फोर्थ मेंबर था, वो था लॉ मेंबर। जो आईनी जो व्यवस्था है उसको देखभाल करने के लिए एक मेंबर को रिक्रूट किया गया, जो फोर्थ मेंबर होता था। तो देखिए, ए लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मैकाउली वाज कॉन्स्टिट्यूट फॉर कंडीशन ऑफ लॉ। ए लॉ कमीशन गठन किया गया, इस एक्ट के तहत लॉ कमीशन गठन किया गया। और उस लॉ कमीशन किसके अंडर गठन किया गया था? लॉर्ड मैकाउली के अंडर। ठीक है, जो लॉ को मेंटेन करेगा। द कंपनी वॉज नाउ नो मोर ए ट्रेडिंग बॉडी बट हैड बिकम पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल वन एंड एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो एक्ट था सेंट्रलाइज करने का, इसका एक ही मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर को और टेरिटोरियल पावर को पूरी तरह से दे देने का एक प्रयास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखिए, चार्टर्ड एक्ट 1853 में क्या किया गया? ए सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज टू बी अपॉइंटमेंट। बंगाल के लिए जो सेंट्रलाइज था, बंगाल के लिए अलग से एक गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटमेंट किया जाएगा इस एक्ट के तहत। लेजिस्लेशन वाज ट्रीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनी एम्प्लॉय वाज टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस एक्ट के तहत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही कंपनी का एम्प्लॉय रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन इसमें इंडियन को चांस नहीं दिया गया था। इंडियन को बाद में चांस दिया गया था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। वो हम बाद में आएंगे।
द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस फ्रॉम 24 टू 18। यानी कि कोर्ट में जो डायरेक्टर जो कोर्ट में जो डायरेक्टर के फॉर्म में जो मेंबर था वो 24 से 18 कर दिया गया था। और व्हिच 6 वर नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। और ये जो 18 था, ये जो 18 मेंबर को किया गया, इसमें से 6 क्राउन के थ्रू, यानी कि ब्रिटिश का जो राजा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो राजा था, उसके थ्रू नॉमिनेट किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। इस एक्ट की तहत इट्स एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड टू रिमेन द पोसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज फॉर द ब्रिटिश क्राउन। इस रूल को किया गया था, एकमात्र उद्देश्य था ये, क्या है ये, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राजा के हाथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी को दे देने का एक कंपनी का रूल बनाया गया। कंपनी कौन चलाता था? ब्रिटिश क्राउन से चलता था, ब्रिटिश की काउंसिल से चलता था। तो ब्रिटिश काउंसिल की पूरी तरह से हमारे ऊपर जो कंट्रोल सिस्टम एक आईनी व्यवस्था की तरह बनाया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठन किया गया। हर लोकल रिप्रेजेंटेशन, हर स्टेट में ये किया गया था एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट की जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसको देखभाल करेगा, वहाँ की चीज़ें देखभाल करने के लिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठन किया गया था इस एक्ट की तहत। ने पढ़ लिया। देखिए, और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था वो था कलकत्ता में। जो फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट यूज़ हुआ था वो था कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट जो अभी है न्यू दिल्ली में, वो फर्स्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ। और अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रामायणा, एन.वी. रामाना, ठीक है, एन.वी. रमाना। तो एन.वी. रमाना अभी 24 अप्रैल को, एन.वी. रमाना तो 24 अप्रैल 2020 में रिक्रूट किया गया है, अभी हाल ही में, ठीक है। और वही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, ठीक है। तो अगले वीडियो में आएंगे। आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और भी एक्सक्लूसिव नोट पाने के लिए एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।